हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर ले। आज हम लोग क्लास 7 हिस्ट्री एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन क्लास देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्लास 7 के अंतर्गत जो बुक्स में है टॉपिक्स उसमें क्या क्या आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे, फिर हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है क्लास 7 के हिस्ट्री एनसीईआरटी में। तो सबसे पहले आता है दक्षिण भारत का इतिहास। मध्यकालीन दक्षिण भारत का इतिहास जो 100 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक चला। तो 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक जो है संगम काल, जिसमें चैर, चोल, पांडव थे। 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल थे। इन सबों के बारे में हम लोग क्लास 7 के हिस्ट्री एनसीईआरटी में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि और क्या क्या बातें आगे हम लोग को जानने को मिलती हैं। तो दक्षिण भारत में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के बीच के क्षेत्र को तमिल प्रदेश कहा जाता था। इस प्रदेश में अनेक छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व था, जिसमें चेर, चोल, पांड्य प्रमुख थे। दक्षिण भारत के इस प्रदेश में तमिल कवियों द्वारा सभाओं तथा गोष्ठियों का आयोजन किया जाता था। इन गोष्ठियों में विद्वानों के मध्य विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाता था। इसे ही संगम के नाम से जाना जाता है। अब आगे है 100 से 300 ईस्वी तक संगम काल के बारे में। तो 100 ईस्वी से 250 ईस्वी के मध्य दक्षिण भारत में 3 संगमों को आयोजित किया गया। इस युग को ही इतिहास में संगम युग के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम इन गोष्ठियों का आयोजन पांड्य राजाओं के राजकीय संरक्षण में किया जाता था, जिसकी राजधानी मदुरई थी। चेर राजवंश। चेर वंश पांड्यों के उत्तर पश्चिम में कोचीन तथा दक्षिण मलाबार क्षेत्र में फैला हुआ था। केरल का प्राचीन नाम चेर। चेर राज्य की राजधानी वंजी अथवा करूर। चेरों का प्रतीक चिन्ह धनुषवान था। दूसरी शताब्दी में चेर राजवंश का पतन हो गया। अब देखते हैं चोल राजवंश। चोल आधुनिक कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल, त्रिचनापाली एवं तंजौर तक था। इस राज्य की कोई एक स्थायी राजधानी नहीं थी। चोलों का शासकीय चिन्ह बाघ था। चोल राज्य किल्ली, बलावन, शोगिबदास तथा नैनी जैसे नामों से भी प्रसिद्ध है। संगम साहित्य में चोल राजवंश का दूसरी और तीसरी शताब्दी का इतिहास वर्णित है। दूसरी से तीसरी शताब्दी में चोल दक्षिण भारत की एक प्रमुख शक्ति थे, किंतु बाद में इनकी शक्ति में पतन होने लगा तथा यह पल्लव राजवंश के सामंतों के रूप में कार्य करने लगे। किंतु 19वीं शताब्दी में चोल पुनः दक्षिण भारत की एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरे। उसके बाद है पांड्य राजवंश। पांड्यों का पहला उल्लेख मेगास्थनीज ने किया है। मेगास्थनीज ने इस राज्य में मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इस राज्य का शासन स्त्रियों के हाथ में था। तमिलनाडु में, जहां वर्तमान में मदुरा और तैनेवली के जिले हैं, वहां पर प्राचीन समय में पांड्य राजवंश के राजाओं का राज्य था। पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह मछली थी। इस राज्य की राजधानी मदुराई थी, जो तमिल संस्कृति और साहित्य का प्रसिद्ध केंद्र था। इस राज्य में ब्राह्मणों का काफ़ी प्रभाव था। अब आते हैं 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक, जो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। इस काल के दौरान दक्षिण भारत में कई राजवंश समय समय पर शक्ति के केंद्र के रूप में उभरकर सामने आए। उदाहरण के लिए 5वीं शताब्दी में पल्लव, 6वीं और 7वीं शताब्दी में चालुक्य वंश, जबकि 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश दक्षिण भारत में प्रभावशाली था। उसके बाद आता है क्रम। जो क्रम था कि किस प्रकार से कौन सा राजवंश था, वो क्रम है यहाँ पल्लव वंश, वातापी चालुक्य और वेंगी चालुक्य, राष्ट्रकूट, क्लापनी चालुक्य। उसके बाद आता है चोल वंश। तो हम लोग अब पल्लव वंश के बारे में जानते हैं, जो कि 1575 से 898 ईस्वी तक। पल्लव वंश की स्थापना सातवाहन वंश के पतन के साथ ही हुई। पल्लव वंश का विस्तार कृष्णा नदी के दक्षिण में राजधानी कांची अथवा कांचीपुरम। 90वीं शताब्दी के अंत में चोल शासकों ने पल्लव साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद आता है चालुक्य वंश। 6वीं और 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में चालुक्य वंश का प्रभाव देखने को मिलता है। दरअसल चालुक्य वंश की 3 शाखाएं थी। पहला वातापी चालुक्य, दूसरा वेंगी चालुक्य, तीसरा कल्याणी चालुक्य। 8वीं शताब्दी में वातापी चालुक्यों का प्रभाव कम हो गया था, जिससे राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हुई।
किंतु 8वीं शताब्दी के अंत में कल्याणी चालुक्यों ने राष्ट्रकूट वंश का पतन कर दिया। जिन चालुक्यों ने हैदराबाद स्थित कल्याण को अपनी राजधानी बनाया वे कल्याणी के चालुक्य कहलाए। आगे चलकर चालुक्य और चोल वंश के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हुए तथा 9वीं शताब्दी में चालुक्यों के प्रभाव को कम करके पुनः चोल वंश दक्षिण भारत की केंद्रीय शक्ति के रूप में स्थापित हो जाता है। 9वीं शताब्दी में चोल वंश की पुनः स्थापना का श्रेय विजयालय को जाता है तथा 1279 तक चोल वंश का दक्षिण भारत में प्रभावी शासन रहता है। अब हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास जानते हैं कि मध्यकाल भारत का इतिहास जो है 1192 से 175 ईस्वी तक रहा। तो इसमें जो है पूर्व मध्यकालीन भारत 712 से 1192 और मध्यकालीन भारत जो 192 से ईस्वी से 157 ईस्वी तक रहा है। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास जो 192 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक रहा है, उसमें से पूर्व मध्यकालीन भारत का जो 712 ईस्वी से 1192 तक रहा है और मध्यकालीन भारत का 1192 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक रहा है। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास 192 से क्यों है? तो क्योंकि 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ जिससे भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई। तराइन का जो है द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, उसका जो है श्रेय किसको? मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज के बीच हुआ था। वो किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज के बीच। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास 1257 में समाप्त क्यों हुआ? तो क्योंकि प्लासी के युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो भारत में जो है ना ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी, तब मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है 1757 में समाप्त हो गया। उसके बाद आता है पूर्व मध्यकालीन भारत जो कि 712 से 1192 ईस्वी तक। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण। दूसरा कारण क्या रहा है कि पहला विदेशी आक्रांता जिन्होंने भारत पर हमला किया। देवल के दाहिर नामक हिंदू शासक पर हमला। मोहम्मद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के मध्य में किया था। तो सोमनाथ मंदिर आक्रमण 1025 ईस्वी 16वां आक्रमण था ये। अभी तक इन विदेशी आक्रांताओं का भारत पर हमले का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य स्थापित करना नहीं था बल्कि धन लूटना था। किंतु 1192 में मोहम्मद गौरी भारत पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया जिससे मोहम्मद गौरी ने स्वीकार कर लिया। अगले ही वर्ष 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच तराइन का दूसरा युद्ध हुआ जिससे मोहम्मद गौरी जीत गया। यही से भारत में मुस्लिम वंश की नींव पड़ी। किंतु 1792 में मोहम्मद गौरी भारत पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया जिससे मोहम्मद गौरी ने स्वीकार कर लिया। तो इसमें जो है 1206 से 1526 ईस्वी तक 5 वंश थे। इसमें दिल्ली सल्तनत काल है। 1206 से 1526 ईस्वी तक 5 वंश थे और जिसमें से दिल्ली सल्तनत काल है। अब हम लोग जान लेते हैं कि वो 5 वंश कौन कौन से। तो गुलाम वंश या मामलुक वंश या इलोरी वंश वो 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451, लोधी वंश 1451 से 1526। इतना ही जितना समय है उतना दिन तक इन लोगों का शासनकाल रहा। अब दिल्ली सल्तनत काल का समाप्ति कैसे हुई वो जानते हैं। तो 1526 ईस्वी में मुगल शासक बाबर से इब्राहिम लोधी पानीपत के प्रथम युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। इसी के साथ लोधी वंश तथा दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। तो बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर द्वितीय तक मुगल वंश था। बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक मुगल वंश था। तो दिल्ली सल्तनत का अंत 1526 में मुगल शासक बाबर से इब्राहिम लोधी पानीपत के प्रथम युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, तभी ये दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। तो इस प्रकार से हमारा क्लास 7 का जो इंट्रोडक्शन क्लास है वो समाप्त हो जाता है। अब हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे एक अगले वीडियो में। अगर आप सबों को मेरा नोट्स अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें एवं सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।